आज मेसोमेरिक प्रभाव अगर पढ़ना है या समझना है तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन क्या है, क्योंकि कंजुगेशन जिनमें होगा उसी में मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, फिर लास्ट में देखेंगे क्विज। तो चलिए देखें, अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या है। सारे बच्चों को पता है बेटा अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या है, क्योंकि आगे जाकर के जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। आप सबको पता है कि अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या है। अल्फा कार्बन बस समझना है आपको। अल्फा कार्बन वे कार्बन परमाणु, याद आ रहा है ना पूरा पूरा, वे कार्बन परमाणु जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है, यानी जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, इस कार्बन से ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा है, उसका पड़ोसी बीटा है, अल्फा का पड़ोसी बीटा है गामा। COOH, यहां पर ये पूरा एक क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये अल्फा बीटा गामा। बस एक छोटी सी बात जो आपको रिवाइज करना था। चलो ठीक है, हम अगला शब्द की तरफ चलते हैं, कंजुगेशन यानी कि संयुग्मन। संयुग्मन शब्द का अर्थ होता है एकांतर, एक दूसरे के साथ संबंध। यहां पर कंजुगेट होना, संयुग्मित होना, इसका क्या मतलब हुआ? जब सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन युग्म एकांतर क्रम में होता है। यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन एकांतर क्रम में होते हैं, यानी अल्टरनेट ऑर्डर में होता है, संयुग्मन पद्धति कहलाती है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पाई, सिग्मा और पाई का क्या मतलब है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिग्मा बंध, मतलब सिंगल बॉन्ड से जो बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंध है। डबल बॉन्ड में एक बंध सिग्मा बंध और दूसरा बंध पाई बॉन्ड होता है। जैसे कि आप जानते हैं ना, ए और बी दो परमाणु आपस में यहां पर जुड़े हुए हैं। इस परमाणु में ये वाला सिग्मा बंध है और ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड वाला इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये बोला गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म और पाई इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म और पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, ध्यान रखिएगा, दोनों एकांतर क्रम में होगा तब जाके ये संयुग्मन पद्धति में आएगा। अब देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। यहां पर दो बातें कहा गया, द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में होते हैं तब उसको कहेंगे हम संयुग्मन में है। जैसे एग्जांपल यहां पर मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। दूसरा एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब ये जरूरी नहीं था कि कार्बन कार्बन के बीच का ही डबल बॉन्ड लेंगे, हम दूसरे परमाणु के साथ डबल बॉन्ड है तो भी ले सकते हैं। तो डबल सिंगल डबल, तो ये संयुग्मन पद्धति में है। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, देखें इसका एग्जांपल हो गया। एग्जांपल देखें, पहला द्विबंध और इलेक्ट्रॉन युग्म का एकांतर क्रम होता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये देखिएगा डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड आ जाए और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो कोई एक इलेक्ट्रॉन युग्म को हम उसका इसके साथ, तो मतलब ये वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन युग्म।
अगर ऐसी स्थिति आती है तब जाकर के ये संयुग्मन कहलाएगा, कंजुगेशन कहलाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो देखें, अब हम कुछ एग्जांपल और करते हैं। इससे क्या होगा, एक बात क्लियर हो जाएगा कि संयुग्मन क्या है, क्योंकि संयुग्मन अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बातों को समझने के लिए क्या जरूरी है, संयुग्मन। तो देखें कुछ और एग्जांपल। हम पहली बात को लेके चलते हैं, द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में होगा। चलो एग्जांपल देखो। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर देखें CH डबल बॉन्ड CH2। इस एग्जांपल में क्या देख रहे हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरी अणु में, पूरा मॉलिक्यूल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंजुगेशन है। दूसरा देखें, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर कहां से कहां तक संयुग्मन है, जरा देखें। डबल सिंगल डबल, हमेशा डबल बॉन्ड वाला एरिया जो होता है वो आखिरी होगा, अगर उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन युग्म ना हो तो यहां पर कहां तक, यहां से यहां तक संयुग्मन है, कंजुगेशन है। फिर बात करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर कहां से कहां तक संयुग्मन है, ये भी आप देखिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है यहां पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल आना चाहिए था, जबकि इस रेंज से बाहर चला गया है। मैंने क्या कहा, आपको ध्यान रखना, डबल फिर सिंगल फिर डबल होना चाहिए था। तो यहां पर डबल सिंगल फिर डबल नहीं आया, सिर्फ डबल सिंगल सिंगल हो गया, यानी कि उस रेंज से बाहर चला गया, इसमें संयुग्मन नहीं है। और देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH 2CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहां पर क्या नजर आ रहा है, डबल, देखो सिंगल से स्टार्ट कभी नहीं होगा ना, डबल से स्टार्ट होगा, डबल के आसपास से डबल के बीच ही होगा संयुग्मन। तो देखें डबल सिंगल सिंगल सिंगल, ये वाला डबल बॉन्ड संयुग्मन पद्धति में नहीं आ रहा है। फिर देखें डबल सिंगल डबल, यस, यहां से यहां तक संयुग्मन पद्धति हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर यहां तक संयुग्मन है। तो संयुग्मन कहां से कहां तक है वो आपको समझ में आ गया। तो देखिए संयुग्मन का एक, तो पहले जो आपको यहां पर नियम दिया गया संयुग्मन को पहचानने का, ये हुआ। द्वितीय नियम की तरफ चलते, मैं इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो ए के आधार पर हमें कुछ बातें क्लियर हुआ है, बी के आधार पर भी कुछ चीजों को देखिए आप। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहां पर OH, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन पद्धति में है, मतलब यहां से यहां तक संयुग्मन है। देखें और एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड, यहां पर याद रखिए C और CH फिर है Cl, क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हमने यहां पर आप बताया था
कि डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट होता है, ये संयुग्मन में नहीं आएगा और ना ये परमाणु आएगा उसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि अगर डबल के बाद अगर सिंगल आया, सिंगल वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता तो वो संयुग्मन पद्धति में होता। तो यहां पर देखिए डबल सिंगल डबल, यहां तक संयुग्मन है, और देखो डबल सिंगल डबल और फिर सिंगल, सिंगल के बाद वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो संयुग्मन पद्धति में आ गया। जो घेरा लगाया है इसका मतलब वो संयुग्मन पद्धति को दर्शा रहा है। तो संयुग्मन तभी होगा जब डबल सिंगल इस तरह से अणु में बंद होगा, या फिर संयुग्मन तभी होगा जब डबल सिंगल और उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड होगा। अब यहां पर एक एग्जांपल को देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। देखो भाई, इस ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन युग्म है। डबल सिंगल और सिंगल से जुड़े हुए परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसके संयुग्मन पद्धति में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मन पद्धति में आ रहा है। क्या बोलूंगा इसको? जब इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु एकल बंध से जुड़ा हो, एकल बंध से जुड़ा हो तथा वह एकल बंध के बाद द्विबंध हो तो इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में होगा। तो वह इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में होगा। कब? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसके बाद डबल बॉन्ड आता हो, तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में आएगा। अब इसके बाद दूसरी बात होता है, जब इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु द्विबंध से जुड़ा हो, तो इसका यहां पर कंडीशन दो पार्ट में आता है कि सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हो और डबल बॉन्ड उसके एकांतर क्रम में हो। यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ गया, उसके बाद कोई एकांतर क्रम में हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु द्विबंध से जुड़ा हो तो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में नहीं होगा। उसका इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में नहीं होगा। समझेंगे कुछ बातें? मैंने कहा बेटा, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, उसके बाद डबल बॉन्ड आता है, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम में है।
तो ये माना जाएगा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड आना चाहिए था, तब वो संयुग्मित पद्धति होता। तो उसकी जगह क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में है। मैंने क्या कहा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह का होता है तो संयुग्मित पद्धति होती है, जैसे कि नॉर्मली आप जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्मों को हम संयुग्मित पद्धति में लेंगे या नहीं लेंगे, इस बात पर डिपेंड करता है कि डबल फिर सिंगल, भले डबल सिंगल होते आ रहा है, पर सिंगल बॉन्ड, डबल के बाद सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डबल सिंगल फिर डबल आता, उसकी जगह पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। ये संयुग्मित पद्धति में आ गया। इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे मेसोमेरिक प्रभाव को समझने में या अनुनाद प्रभाव को समझने में। तो यहां पर हमने संयुग्मित पद्धति को समझ लिए हैं, बस थोड़ी एक प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये क्लियर हो गया। एक बात तो बड़ा आसान है कि डबल सिंगल है तो वो संयुग्मित पद्धति में। यहां पर सिंगल सिंगल, ये सिंगल वाला बॉन्ड संयुग्मित पद्धति में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद डबल बॉन्ड नहीं है या इस पे इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता तो फिर ये आ जाता संयुग्मित पद्धति में। जैसे एग्जांपल लेते हूं, चलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 या CH2 जैसे भी ले लेते हैं, CH2 और CH3। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन युग्म 2 होते हैं, पता है। डबल सिंगल और इसके साथ ही, जस्ट इसी के साथ, क्योंकि इसके बाद वाले में से कोई फायदा नहीं है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2O CH3। चलिए देखते हैं किस में संयुग्मित पद्धति में कौन आता है। डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल और सिंगल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहां से यहां तक संयुग्मित पद्धति में है। इसमें डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल और सिंगल वाले पर इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो बताइए, आप सोचिए, अपनी कॉपी में एक बार लिखिए कि क्या यह संयुग्मित पद्धति में है। मैंने क्वेश्चन क्या किया, क्या ये इसका इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में है, मैंने बता दिया था। अब यहां पर इसको तो हो गया, ये वाली बात हो गई, तो इसमें बताइए क्या वो संयुग्मित पद्धति में है। बहुत स्पष्ट है ये वाली बात कि कैसे कौन सा सिंगल संयुग्मित पद्धति में होगा, बताने के लिए। ताला लगाने वाला घरों में है तो बड़ा नहीं, छोटा बड़ा वाला 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 100 रुपए बताएं। हाँ जी, डबल सिंगल, इस सिंगल बॉन्ड के साथ अगर ये ऑक्सीजन जुड़ा होता तब वो उसका इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में है। क्योंकि देखो, डबल सिंगल डबल फिर सिंगल आ गया, तो इस जगह पर एक स्टेप आगे बढ़ गया है। सो ये वाला संयुग्मित पद्धति में नहीं होगा, सिर्फ संयुग्मित पद्धति सिर्फ इतने के बीच होगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखा, इन एग्जाम्पल के आधार पर आपको ये समझना होगा कि संयुग्मन है क्या, क्योंकि हमें मेसोमेरिक प्रभाव को समझना है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ी सी क्लास को दोबारा कर लीजिए, यहां तक का संयुग्मन वाला पोर्शन। जब ये संयुग्मन वाला पार्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद अब आगे की क्लास की तरफ चलते हैं और अगला टॉपिक है हमारा मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव, इसको अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं। अनुनाद नहीं कहते हैं, याद रखना, अनुनाद या रेजोनेंस अलग शब्द है, अनुनाद प्रभाव अलग शब्द है। यहां पर प्रभाव की बात कर रहे हैं, इफेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, यानी परमाणु पर कोई किसी कारण से उसमें किसी तरह की घटना हो जाती है, वो इफेक्ट है। वैसे ही किसी अणु में
एक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन के विस्थापन का प्रभाव होगा जो मेसोमेरिक प्रभाव कहलाएगा। तो ये कैसा प्रभाव है आपको बताना चाहेंगे। तो अनुनाद प्रभाव एक मेसोमेरिक प्रभाव है जिसको दो नाम से जाना जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट इंग्लिश में, रेजोनेंस इफेक्ट इंग्लिश में। चलिए साहब, ये भी एक स्थायी प्रभाव है, यानी अभिकर्मक हो या ना हो दोनों स्थितियों में अणु में ये विद्यमान रहेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा यह प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दोनों स्थितियों में विद्यमान रहेगा। क्या है यह? एक स्थायी प्रभाव है। जब किसी अणु में, यहां पर देखो, जब किसी अणु में संयुग्मन पाई जाती है, यानी कि जरूरी था ना, मेसोमेरिक प्रभाव को समझना जरूरी था ना। जब किसी अणु में संयुग्मन पाई जाती है तब यह प्रभाव होगा, मतलब हमने संयुग्मन पढ़ा उसका यूज करेंगे। फिर क्या बोलता है? तो पाई इलेक्ट्रॉन का किसी दिशा में विस्थापन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं हम लोग यहां पे? इसको देखें और हम पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन युग्म हम उनको कह रहे हैं जो डबल बॉन्ड के साथ उपस्थित है, जैसा कि मैंने अभी यहां पे बताया था आपको। ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, संयुग्मित पद्धति में आने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म, उसको पाई इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। यहां पर दो चीजों को पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, एक जो डबल बॉन्ड के साथ है और एक जो संयुग्मित पद्धति में, वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो संयुग्मित पद्धति में आता है उनको पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, उनका विस्थापन होता है। तो ये मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस दिशा में होगा, देखते हैं, अभी बात करते हैं। चलो समझना है बेटा, बहुत अच्छी बात है। इस प्रभाव को अगर आप सीखने के लिए बैठे हो, इस पे अगर आप धीरज रखते हो, इन चीजों को समझना है, तो बात समझ लो कि आप बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो और बहुत जरूरत की चीजों को सीख रहे हो। चलो समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं कि मेसोमेरिक प्रभाव क्या होगा। इलेक्ट्रॉन विस्थापन से अणु में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, इसे हम मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। ठीक, चलो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जरा ध्यान से देखिए, इस अणु में इधर से या इधर से, दोनों दिशाओं से अगर देखा जाए, अगर बीचों बीच इसको काट लिया जाए तो एकदम बैलेंस है, सिमिलर मॉलिक्यूल है। अब सिमिलर डिसिमिलर मॉलिक्यूल, सम्मित असम्मित अणु आप समझ चुके हो। तो एक सिमिलर मॉलिक्यूल है। जब भी कोई मॉलिक्यूल सिमिलर होता है तो आप किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के विस्थापन किस तरह से होता है और किसमें क्या चार्ज उत्पन्न होता है, क्या आवेश उत्पन्न होता है, इस पे हमने बात कर ली है, अच्छी खासी बात की है। तो चलो देखें, यहां पर ये देखिए, अगर ऐसा हुआ कि ये देखिए, दोनों में से किसी भी दिशा में या इधर विस्थापन होगा। मैं दोनों विस्थापन को दर्शाता हूं। ये डबल बॉन्ड इस जगह पर आएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, आपको पता है। तो चलिए, स्थानांतरण शुरू होगा जिस तरफ आकर्षित हुई उस दिशा से। ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर स्थानांतरित हो जाए तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी भरपाई के लिए ये वाला डबल बॉन्ड इस सिंगल, निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी भरपाई के लिए ये वाला डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड की तरफ विस्थापित हो जाए, तब क्या होगा? एक संरचना बनेगी हमारे पास। ये बन गया CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया माइनस। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये विस्थापन आपको क्या क्लियर हुआ है? क्या क्या हुआ है आपको समझ में आया? यहां पर प्लस क्यों आया, माइनस क्यों आया, इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों आया, यहां पर डबल बॉन्ड क्यों आया, सिंगल बॉन्ड क्यों हो गया? नहीं, तो मतलब यह है कि 3 क्लास आप पीछे चल रहा है।
और हाँ, तो बिल्कुल आपने प्रैक्टिस किया है, ये क्लियर हो गया। जब मैंने ये पढ़ाया था कि सिंगल बॉन्ड टूट करके इधर गया तो A प्लस बी माइनस बना, दो चीजें बना। इसी तरह से मैंने जब पढ़ाया था कि A डबल बॉन्ड B है और ये हुआ, तब इसका मतलब है कि A प्लस सिंगल बॉन्ड B माइनस हुआ था। जब मैंने ये पढ़ाया था डबल बॉन्ड B C, तब आपको ये कहा था कि यहां पर चला गया तो A प्लस और सिंगल B डबल बॉन्ड C माइनस, ऐसा कुछ हुआ था। आपने इन चीजों को पढ़ा, इन चीजों को समझा, तब ये वाली बात समझाना मुझे नहीं पड़ेगा, एकदम क्लियर है। क्योंकि ये बातें अगर मैं आगे जाकर के समझाने लगूंगा तो केमिस्ट्री रुक जाएगी, थम जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। क्रियाविधि आप कभी किसी से पूछ लीजिए, अगर आप 11th से नीट का एग्जाम दिला रहे हैं, तो उन बच्चों को जो नीट दिला चुके हैं उनको पता है कि मैकेनिज्म का कितना बड़ा महत्व है, क्रियाविधि का कितना बड़ा महत्व है रिएक्शन में। और यदि आप 11th और 12th के बाद ड्रॉप करके कर रहे हैं तो आपको तो महत्व तो पता ही होगा, या आप जिस तरह के भी स्टूडेंट हैं आपको पता होना ही चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूं मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानते हो तो आप थोड़ी सी गलतफहमी। तो क्या बोला मैंने, आप ध्यान दिए, मैंने कहा कि इस पे प्रैक्टिस किए हो तो अब समझा सकूंगा, अन्यथा मैं समझाऊंगा आपके दिमाग से वॉश हो जाएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो पहले प्रैक्टिस करके यहां पे आओ, जो समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। चलो साहब, अब आगे की बात करता हूं मैं। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में विस्थापित हो गया। अब आपके दिमाग में कि सर क्यों विस्थापित हो गया? क्योंकि संयुग्मित पद्धति में, संयुग्मित पद्धति होने की स्थिति के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन, इसका एकांतर क्रम होने की स्थिति में इनका यहां पर विस्थापन हुआ तो इस जगह पे गैप आ गया, इस जगह पर विस्थापित होगा तो एक नई संरचना बन गई। ये काम उल्टा भी हो सकता है, या ये काम उल्टा भी हो सकता है, दूसरे दिशा में भी दिखा देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि सिमिलर है मॉलिक्यूल है, तो ये भी हो सकता है कि ये इस जगह पर शिफ्ट हुआ, तब ये वाला बॉन्ड इस जगह पे शिफ्ट होगा, तब क्या हो गया, एक नई संरचना बना। CH2 इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस चार्ज। यानी इसका एक अध्रुवी संरचना है और इसकी दो प्रकार की ध्रुवीय संरचना होती है, यानी इसकी टोटल 3 संरचनाएं हो गई, 1 2 3। अब बताओ मेसोमेरिक प्रभाव उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, यहां पर 2 या 2 से अधिक संरचनाएं बन रही है, मतलब क्या हुआ, अनुनाद हुआ। इसी कारण कहा जाता है मेसोमेरिक प्रभाव को भी मेसोमेरिक प्रभाव का नाम दिया जाता है। यहां हम देख रहे थे कि दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकता है। ऐसा होने से अणु की संरचनाओं में किसी परमाणु की स्थितियों का कोई परेशानी, कोई अंतर नहीं है, परमाणु वहीं पे है, कहीं पे चेंज नहीं हुआ, जगह नहीं चेंज हुआ। बॉन्ड चेंज, स्थान चेंज होने से एक अगर इस जगह पर चला गया तो इसके रिकवरी के लिए यहां का इलेक्ट्रॉन आ गया और इस तरह से डबल बॉन्ड यहां पे आ गया माइनस प्लस। तो ऐसा क्यों, इस चीज को हम क्यों समझ रहे हैं? इस चीज को समझने का सबसे बड़ा कारण है, इस चीज को समझने का सबसे बड़ा कारण, कोई रिएक्शन अगर हो रहा हो तो आप देखेंगे पॉजिटिव इस जगह पे जुड़ गया कोई भाग और नेगेटिव इस जगह पे जुड़ गया। ऐसे कैसे हो गया भाई, डबल बॉन्ड तो यहां पे, तो यहां पे कुछ जुड़ना चाहिए, यहां पे जुड़ना चाहिए था, इसलिए जुड़ गया कि इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है इसलिए जुड़ता है। हम कुछ और अणुओं को देखेंगे, तब तक इस पे थोड़ा सा देखिए और बताइए मुझे कि कितना समझ में आया। तो आप यहां पर हम इसके दिशा को निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर सिमिलर अणु है, लेकिन हम किसी अणु में दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं, दिशा भी बता सकते हैं। देखिए अगर ये स्ट्रक्चर हो तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये अणु सिमिलर नहीं है, इसमें मेसोमेरिक प्रभाव होगा
इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन इसने इसकी दिशा को निर्धारित कर दिया है क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है कि अपने से दूर भेजने का प्रभाव डाल रहा है। इसका थोड़ा भी ये प्रभाव इस अणु से इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करने में मदद करता है। अब आप ये समझ सकते हो ये पेन है। अब मैंने इसको खड़ा कर दिया, कैसे भी करके स्थिर रूप से खड़े हो गया, ठीक है, मैंने एकदम बैलेंस करते हुए खड़े कर दिया, ओके, खड़ा हो गया। लेकिन इसको गिरने के लिए कई रास्ते मिल जाएंगे। अगर हल्का सा हवा का झोंका भी आएगा, डस्ट के कुछ पार्टिकल भी टकराएंगे तो इनके ऊपर भारी पड़ेगा। समझ रहे हैं? वही बात है, क्यों? क्योंकि ये किसी भी दिशा में गिर सकता है। अगर बैलेंस हो गया है तो उसके बाद किसी भी दिशा में गिर सकता है, लेकिन उसको, उसके गिरने को किस दिशा, कौन प्रभावित किया? हवा का वो एक हल्का सा झोंका भी इसको प्रभावित कर देगा। वैसे ही एक छोटा सा झोंका है जो इसके दोनों दिशाओं में हो सकता था, उसके एक दिशा में ले जाने के लिए इन्होंने मदद किया। तो क्या हुआ? इसने उस तरफ विस्थापित करने के लिए एक डायरेक्शन दे दिया। सो इसमें विस्थापन केवल इसी दिशा में ही होगा इस अणु में। तो क्या हुआ? CH3 कंजुगेशन से कंजुगेशन के बीच ही होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, इस जगह पे नहीं होगा। तो कहां पे आया? इसमें CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। हम और भी कुछ एग्जांपल की तरफ जहां देखें, मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस दो संरचनाओं की तरफ भी बात करते हैं, चलो तीसरा नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O, और ये चौथा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद आप किसी भी अणु में आप इन दोनों को, पहले दो को समझे ना, इन दोनों को समझने के बाद इन दोनों को समझ लोगे तो आप किसी भी अणु में मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और होगा तो किधर होगा, ये बड़ी आसानी से समझ पाओगे। यानी अणु में कहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और कहां पर माइनस चार्ज आएगा, ताकि जब कोई रिएक्शन करा रहे हो तो उसका वो अभिकर्मक किस जगह पर अटैक करेगा ये आपको पता चल जाएगा। किस जगह पर अटैक करेगा ये पता चल जाएगा। तो यहां पर आपने देखा ये दो बातें, हम देख लेते हैं इसको, इन अणुओं को एक बार समझ लेते हैं। तो बताइए जल्दी से कि इसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किधर होगा, और अगर विस्थापन हो रहा है किसी दिशा में तो क्या इसमें द्विध्रुव उत्पन्न होंगे, यानी इसकी संरचना नहीं क्या हो सकती है मेसोमेरिक प्रभाव उत्पन्न होने से। सबसे पहली बात कि किसी अणु को जब हम देखते हैं तो उसमें दो बातें नजर आती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में, दूसरा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म एकांतर क्रम में। तब इलेक्ट्रॉन युग्म का डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम होता है, या फिर डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम होता है, तो इसको कहते हैं संयुग्मन। जब संयुग्मन है तो उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। अब आप बताइए इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट किस दिशा में होना है ये बताइए। बना लिया ना कॉपी में? चलो सोचते हैं। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बारे में एक बात तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का मतलब होता है कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऑक्सीजन के बारे में ये जानते हो।
तो हमें ये बात समझ में आ रही कि इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करना है। बात तो एकदम क्लियर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विस्थापित करते हो तो कैसे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो अब यहां पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि मैं इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करूं इस तरफ, या मैं इसे इस तरफ शिफ्ट करूं। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं ना, कुछ हो नहीं सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? चलिए हम ये सोचते हैं कि इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो नई संरचना क्या देखने को मिलेगा? ये CH2 देखें, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया है बॉन्ड में से, तो प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन युग्म नया आ गया और ये माइनस हो गया, द्विध्रुव बन गया। ये अगर आप उल्टा सोचे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये सोचते कि भाई ये क्या चीज है, एल्डिहाइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हुआ। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं ना, यहां पर मैं बता नहीं रहा हूं, आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। तो क्या देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ। अब ये आप जानते हो कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, ये स्थायी है ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होने की तुलना में। कंजुगेशन इस तरफ शिफ्ट हो गया, कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर यहां पर अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये सोचते हो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्या संरचना नजर आ रही है? CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन युग्म 2 है ही और एक बॉन्ड बन गया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहां गया इसलिए माइनस ये चला गया। जरा सोचिए कि ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी दिशा में सोचिए कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा है क्या? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन में शिफ्ट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पर चला गया, क्या नया बन गया देखो तो जरा। CH2 इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और ये H तो जुड़ा हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की गिनती लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, अष्टक पूर्ण है। हर जगह पे अपना अष्टक रहेगा, कहीं नहीं कुछ हुआ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। यहां पर एक नई चीज देखने को मिला। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के लिए थोड़ी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है चाहिए, और इस बात को समझना पड़ेगा, कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है। एक तो ये, अगर इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु पर डबल बॉन्ड है तो उस इलेक्ट्रॉन युग्म वाले परमाणु की तरफ वह डबल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित हो जाती है, यानी इस तरफ आओ। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित पद्धति में है,
अपने से दूर वह विकर्षित होती है। विकर्षित मतलब दूर जाती है, दूर शिफ्ट होती है। इस शब्द का बस इस बात का ध्यान रखना कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें है? संयुग्मित पद्धति में। एक एग्जांपल और देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें भी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अगर हम देखें तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये -I समूह है, तो यहां पर अगर हम ये सोचें कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन युग्मों को वो आकर्षित कर रहा है, प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, परंतु यहां पर एक घटना और हो रही है जो उसके विपरीत दिशा में हो रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं, बस ये क्या करेगा? अपने से दूर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये संयुग्मित पद्धति में है। यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म, जब भी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा किस पे? संयुग्मित पद्धति में, तब वो क्या करेगा? अपने से दूर जाएगा। तो एक नई संरचना आपके पास नजर आया, CH2 इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस सिंगल H डबल बॉन्ड Cl प्लस, ये देखिए ऐसा कुछ नजर आएगा। छठवां नंबर भी देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, मैं दे देता हूं यहां पर NH2 इलेक्ट्रॉन युग्म। डबल सिंगल और सिंगल पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये संयुग्मित पद्धति में है और ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा यहां तक। जहां तक कंजुगेशन होता है वहां तक जाता है। तो यहां पर आपको क्या नया संरचना मिल गया? CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5। चलिए ये देखिए, फिर ये CH आ गया ये वाला, और ये हो गया डबल बॉन्ड NH2 और ये हो गया प्लस। अब देखिए यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, हाँ यहां पर CH2 और यह है Cl। अब आप ये जान लो कि संयुग्मित पद्धति यहीं से यहीं के बीच में है। संयुग्मित पद्धति कहां से है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना चाहिए कि इधर शिफ्ट होना चाहिए? संयुग्मित पद्धति के अंदर देखिएगा, हाँ क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी हालत में संयुग्मित पद्धति के अंदर नहीं है, संयुग्मन में नहीं है, कंजुगेशन में नहीं है। सो इस इलेक्ट्रॉन युग्म का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अपने से दूर जाने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा पक्ष ये है कि ये -I समूह है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो इस पार्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करवाने की कोशिश करेगा। वहां तक जाएगा अलग बात है, नहीं जाएगा अलग बात है। तो ये यहां पर इस तरह से शिफ्ट हो गया। अब एक नई संरचना हमको नजर आया, CH2 कहां पे चला गया? प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये CH माइनस हो गया, और यहां पर CH2 है और ये Cl है। अब एक चीज तो देखिए, इस जगह पर एक प्रभाव था -I प्रभाव से विपरीत दिशा में काम कर रहा था मेसोमेरिक प्रभाव। यहां पर एक नई चीज समझ में आया कि प्रेरणिक प्रभाव से देखो, अगर एक दिशा में प्रेरणिक प्रभाव काम कर रहा है, दूसरी दिशा में मेसोमेरिक प्रभाव काम कर रहा है। एक दिशा में क्या प्रेरणिक प्रभाव काम कर रहा है, दूसरी दिशा में मेसोमेरिक प्रभाव काम कर रहा है। तो दोनों दिशाओं में है दोनों, तो कौन असरदार होगा, तो कौन प्रभावी होगा? तो इस दिशा की तुलना में इस दिशा में अगर मेसोमेरिक प्रभाव होगा, तो हमेशा याद रखना प्रेरणिक प्रभाव की तुलना में मेसोमेरिक प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली है। प्रेरणिक प्रभाव से मेसोमेरिक प्रभाव
प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब जो प्रभाव, अगर दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो मेसोमेरिक प्रभाव दिखेगा, प्रेरणिक प्रभाव का इफेक्ट कम होगा। यहां पर प्रेरणिक प्रभाव भी उसी दिशा में है तो इसने इसी दिशा में ले गया, क्योंकि यहां पर मेसोमेरिक प्रभाव इधर से हो सकता है, इधर भी हो सकता है इस जगह पर, लेकिन इसने निर्धारित कर दिया कि इस प्रभाव को इधर ही लाया जाए। तो इसने प्रेरणिक प्रभाव ने मेसोमेरिक प्रभाव को अपनी तरफ आकर्षित किया है, अपनी दिशा में करवाया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कुछ स्टेप्स एग्जांपल दिए हैं, सारे एग्जांपल को एक एक करके दो दो तीन तीन बार करिए। और हाँ, याद रखना इलेक्ट्रॉन विस्थापन का जो मैं पहले दिन का जो मैं इलेक्ट्रॉन विस्थापन संबंधित जो क्लास दिया था मैंने, उस पर पूरी प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के बहुत सारी चीजों को आप इजिली इस पे काम कर पाओगे। याद रखना, इसके आगे तभी जाओ, इन सारी चीजों को सीखने के बाद आगे के टॉपिक पे तभी जाओ जब इन सारे टॉपिक पे खूब मेहनत कर लो, बातों को क्लियर कर लो। थोड़ा सा 10% अगर नहीं भी हो पा रहा है तो चलेगा, लेकिन उसके बाद की बात करूंगा कि भाई कोई भी क्लास में जाते हो तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो 100% आपको एकदम समझ के ही आ गए हो। अपनी प्रयासों से ही उसको 100% किया जाता है, शिक्षक के प्रयास से 100% नहीं होता है, ध्यान रखना कोई भी बात। इसीलिए ध्यान रखिए, ये बातें हमें समझना है। चलो साहब आगे बात करते हैं। यहां पर इस बात को हम थोड़ा समझ लें कि हमने मेसोमेरिक प्रभाव को रेजोनेंस प्रभाव के नाम से जानते हैं, यह संयुग्मन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसको इनगोल्ड ने मेसोमेरिक प्रभाव का नाम दिया था, जबकि रॉबिन्सन ने इसको अनुनाद प्रभाव का नाम दिया था। इनगोल्ड ने क्या नाम दिया था इसका नाम? मेसोमेरिक प्रभाव, जबकि रॉबिन्सन ने इसको अनुनाद प्रभाव कहा था। क्योंकि अनुनाद कहने का मतलब यही होता है कि इसकी दो तरह की संरचनाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती है और ये दो तरह की संरचनाओं के रूप में होता है। इस प्रभाव को आर रेजोनेंस प्रभाव कहेंगे तो आर कहेंगे, या मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे तो एम प्रभाव कहेंगे। यह एक स्थायी प्रभाव है, यानी कि अणु में हमेशा रहता है। इसे इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि अणु में उत्पन्न ध्रुवणता जो पाई बंधों की अंतःक्रिया या पाई बंध व नजदीक स्थित अणु में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अंतःक्रिया, यानी कि पाई बंधों का अंतःक्रिया है। पाई बंध सिंगल एकल बंध द्विबंध का एक अंतःक्रिया है, या पाई बंध सिंगल बंध इलेक्ट्रॉन युग्म का एक अंतःक्रिया है। और यहां पर जहां से जहां तक ये प्रभाव होता है, तो संयुग्मन होता है, वहां तक ये पूरा प्रभाव प्रभावी होता है। यानी वो पूरे अणु पर अगर संयुग्मन यानी कंजुगेशन किसी अणु में एक सिरे से दूसरे सिरे तक है तो पूरी अणु में यह प्रभावित होगा, यह प्रभाव डालेगा। हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिमाइंड कर दें। इलेक्ट्रॉन युग्म वाले परमाणु पर द्विबंध हो तो द्विबंध संयुग्मन, और यदि वह द्विबंध संयुग्मन में हो तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे और बताता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी ये मैं ले लेता हूं यहां पर, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म वाले परमाणु पर द्विबंध है, फिर वो डबल बॉन्ड एक किसमें संयुग्मन में है, द्विबंध सिंगल बॉन्ड द्विबंध सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल है, यहां पर फिर डबल है। तो ये यहां पर इसका संयुग्मन प्रभाव सिर्फ संयुग्मन यहां से यहां तक होगा, क्योंकि डबल सिंगल डबल, यहां पर इसके डबल के बाद फिर सिंगल है, फिर डबल नहीं है, डबल के बाद सिंगल है, डबल नहीं है, तो संयुग्मन सिर्फ इतने ही अणु के अंदर होगा। फिलहाल हमने यहां पर बताते हैं इसकी नई संरचना क्या हो सकती है। यहां पर जो बताने की कोशिश किया गया, इतनी ही बातों को बताने की कोशिश किया गया है। समझ में आ गया? तो यहां पर ही होगा। चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, ऐसा एग्जांपल देता हूं जो शॉर्ट में छोटा हो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड HO। यहां पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और
इलेक्ट्रॉन युग्म वाले परमाणु पर डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये इस दिशा में आकर्षित होगा, जैसे कि पहले भी बताया था, पर इस थ्योरी के लिए आपको दोबारा प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH O माइनस। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH OH, इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और यह संयुग्मित पद्धति में है। देखो डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल डबल, यानी ये संयुग्मित पद्धति में है, तो वह इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जाएगा। अब तो बिल्कुल रिवीजन भी हो गया आप लोगों के लिए। CH डबल बॉन्ड O प्लस, ये लीजिए रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस M और माइनस M। प्लस M मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। देखें ये OH पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, OR पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, SH पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, SR पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, S पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना ऑक्सीजन जैसा, NH2 पर है इलेक्ट्रॉन युग्म। अब N R इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, R2 पे इलेक्ट्रॉन युग्म है, हैलोजन में है Cl Br I, इन सब में इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये भी कैसा प्रभाव डालेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने वाला, यानी प्लस I इफेक्ट। पर याद रखना कि ये समूह जो है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर जुड़ा होगा ये Cl, तभी जाके होगा। ये नहीं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और CH2 ये Cl, इस पे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ और ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो संयुग्मन पद्धति में नहीं है, तो ये इस जगह पर कोई इफेक्ट। और वैसे भी यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो यहां पर कंजुगेशन है ही नहीं है इस अणु में, तो यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ऊपर वाले में है सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म डबल बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए बात तो समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा प्रैक्टिस हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में किए हैं, ये कम प्रैक्टिस नहीं है, कुछ ज्यादा ही है। हम चले आगे, हम पढ़ रहे हैं माइनस M। माइनस M मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने वाला। तो अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म है, जैसे देखो ये नाइट्रोजन पर, मैं इसके स्ट्रक्चर बना देता हूं, N डबल बॉन्ड O उपसंयोजी बंध, ये इसके साथ ये संरचना है। इसमें देखिए इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इसके बाद ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित हो जाएगा। जैसे देखते हैं डबल CH2 डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O उपसंयोजी बंध, तो इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु पर कौन सी चीज आ रही हो, डबल बॉन्ड है, और ये इस दिशा में ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और एक नई संरचना आपको नजर आएगा, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N O माइनस। ऐसे ही ये एल्डिहाइड को हमने देख ही लिया है, SO3H और ये CO। बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बनाने आना चाहिए, संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए, तभी हम इन चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखते हैं बेटा जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं। हमने पढ़ा मेसोमेरिक प्रभाव, हमने पढ़ा प्रेरणिक प्रभाव, अब यहां पर सवाल है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसको कहेंगे? यहां पर संयुग्मन की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुग्मन है
कंजुगेशन है तो उसमें मेसोमेरिक प्रभाव हो जाएगा। ऐसा अणु जिसमें डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, और कभी उस जगह पर किसी अभिकर्मक का अटैक हो रहा है, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि क्या बोलेंगे, आक्रमणकारी अभिकर्मक आ रहा है उसके पास, तो जब अणु में ध्रुवण हो जाए तो इसे हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहेंगे। एक एग्जांपल तो देखिए, ये CO है, ये इस अणु में कहीं पर भी माइनस या प्लस चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी तरफ स्थानांतरित नहीं है। अगर आप इस रूप में नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं ऐसे लिख देता हूं CH3 ये CHO, यानी एक एसिटिल्डिहाइड की संरचना है। ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, बिल्कुल नहीं, अपने आप नहीं होगा। जब इसके पास कोई अभिकर्मक आएगा, जैसे मान लेते हैं CN- इसके नजदीक आया, ये एक अभिकर्मक इसके नजदीक आया, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, जब इसके नजदीक आएगा तो ये किसके साथ जुड़े, तो ये क्या होता है, इन दोनों में ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में शिफ्ट होता है जिधर विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। या प्रेरणिक प्रभाव के मेसोमेरिक प्रभाव के टाइम पे हमने कंडीशन भी बताया है आपको। तो ये इस दिशा में चला गया, तब ये CH3HC यहां पर O। अब बताओ, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर अभी माइनस चार्ज आ गया। अब Cn- इसके पास आएगा तो CH3HCO-। अब ये Cn- इसके साथ अब अटैक कर जाएगा, यानी कि जो प्लस वाला भाग है उसके साथ जाके जुड़ गया Cn। तो ये ऐसी रूप में, यहां द्विध्रुव रूप में तब आया, ये इस पर प्रभाव तभी उत्पन्न हुआ, धन या ऋण चार्ज तभी आया जब कोई अटैकिंग रेजेंट उसके नजदीक आता है। इस प्रभाव को कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यह एक अस्थायी प्रभाव है जो कि आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से बहुबंध यानी कि द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म या पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे अणु ध्रुवित हो जाता है। इस प्रभाव कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये प्रभाव जो होता है मुड़े हुए तीर के द्वारा, ये तो अभी तक देखते हो वैसे हम दर्शाते आए हुए हैं और इस तरह दर्शाते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे डबल बॉन्ड है, यहां पर आक्रमणकारी अभिकर्मक है, उसकी उपस्थिति में क्या हुआ, पाई बॉन्ड बी की तरफ स्थानांतरित हो गया, बी पर माइनस चार्ज आ गया और ए पर प्लस चार्ज। अभी उदाहरण बताया था मैंने, एक रिएक्शन बताता हूं, अभिक्रिया। एक अभिक्रिया होती है कि CH3CHO में HCN की अभिक्रिया होती है, तो ये H जो है O में चला जाता है, बॉन्ड टूटने पर क्या हुआ, 2 वैलेंसी आ गई ना बेटा, CH3C एक बॉन्ड टूट गया, एक वैलेंसी यहां पर, एक वैलेंसी यहां पर, H तो यहां पर है, तो उस टाइम क्या होता है, ये H चला जाएगा O पर और बच गया CN यहां पर आ गया। इस कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन कहते हैं। लेकिन इसकी क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि मतलब ये अभिक्रिया हुई कैसे, किस सिद्धांत के आधार पर हुआ, तो यहां पर हम देखेंगे HCN टूट जाता है H प्लस और CN माइनस में। इस CN माइनस चार्ज है, निगेटिव है, तो ये धन पर अटैक करेगा। जो चीजें धन पर अटैक करता है, धनात्मक होता है नाभिक, किसी परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, तो हमारे दिमाग में एक बात आता है कि ऋण वाला धन पर अटैक करेगा। ऐसा नहीं कि नाभिक पर अटैक करेगा, पर जो भी भाग धनात्मक होगा उस पर अटैक करेगा। इसलिए धनात्मक चीजों को हम नाभिक कह देते हैं, न्यूक्लियस कह देते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या चीज है, और ये ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक अभिकर्मक धनात्मक पर अटैक करेगा, यानी किसकी तरफ आकर्षित होगा,
धन वाले की तरफ। तो इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब मेरे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H है Cn माइनस। इसकी उपस्थिति में, Cn माइनस की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, CH3 CO माइनस H और ये कार्बन प्लस। कार्बन के प्लस को हम कहीं भी लिख दें, कार्बन के आसपास लिखते हैं। अब क्या हुआ, ये जो Cn माइनस है अब अटैक करेगा C पर। C का यानी हम न्यूक्लियस कह देते हैं ना, तो ये नाभिक पर अटैक करेगा ना, धन पर अटैक करेगा। O माइनस और ये Cn माइनस। तो Cn माइनस पर अटैक किया तो ये प्लस है और Cn माइनस है, तो ये सब मिल करके क्या हुआ, प्लस माइनस मिल करके उदासीन हो गया। अब फाइनल क्या होगा, फाइनल ये होगा कि H प्लस जो अलग हुआ था अब इनके इस जगह पर जुड़ जाएगा, CH3 CH Cn OH। तो ये पूरी अभिक्रिया ही क्रियाविधि, यानी कि कैसे कैसे ये अभिक्रिया हमने बोल दिया हो गया, पर ये कैसे हुआ, किस स्टेप को पालन किया है, इन सारे प्रक्रियाओं, इस सारे जो स्टेप्स होते हैं उनको दर्शाना कहलाता है क्रियाविधि। तो किस कारण से हुआ, यहां पर एक घटना हुआ था, इस घटना को कहते हैं कौन सा प्रभाव, ये प्रभाव कहलाएगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ये प्रभाव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहलाता है। ये इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव का इफेक्ट कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर कुछ वैसी चीजों को दर्शाया गया। अब ये कोई अभिकर्मक उपस्थित हो, कार्बन कार्बन इसी तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, कार्बन ऑक्सीजन, यानी यहां पर डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उस सब शिफ्टिंग को दर्शाया गया है। तो C डबल बॉन्ड O हो तो भी यहां पर इस तरह से, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसी तरह शिफ्ट होगा और आगे की रिएक्शन होगा। तो अभिकर्मक की उपस्थिति में ये होता है, अभिकर्मक हटा दिया जाए तो वापस ये संरचना बन जाती है। इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव भी दो प्रकार का प्रभाव होता है, धनात्मक प्रभाव और ऋणात्मक प्रभाव। किसमें धनात्मक होगा, अगर किसी संरचना में FCl यानी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु जुड़ा हो तो वो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, FCl Br O जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है OR। तो आपने जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट में देखे थे जिन जिन चीजों में प्लस M जो भी अभिकर्मक, यानी उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या है कि ये कंजुगेशन में होता है इसका इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक में यह जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेशन में हो, सिर्फ ये जरूरी है कि अभिकर्मक आएगा तब इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा। तो ये है दोनों में अंतर। चलो साहब आगे बात करते हैं। इसी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु में अगर कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। देखिए तो ये सभी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला जो समूह है ये है ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव समूह। नोट करेंगे इन चीजों को। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग बताता हूं मैं आपको। देखिए एल्कीन पर कोई रिएक्शन हो रहा हो, एल्कीन पर कोई रिएक्शन हो रहा हो तो कैसा है, एल्कीन पर एल्कीन या एल्काइन पर अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया में दर्शा रहा हूं यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, हैलोजन की। तो C डबल बॉन्ड C ये है और इस पर मैं क्लोरीन की क्रिया दर्शा रहा हूं। क्लोरीन की उपस्थिति में क्या करता है, ये Cl जो है दो भाग में टूटता है और ये जैसे Cl Cl, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गई, प्रकाश की उपस्थिति में ऐसा हुआ है।
तो एक Cl प्लस और एक Cl माइनस बनेगा। Cl प्लस जो है वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये वाला पार्ट पे, तो ये हो गया। और मैं सिंपल से एक बात कह दूं कि भाई ये वाला टूट गया किसी एक दिशा में, किसकी उपस्थिति में, ये अभिकर्मक की उपस्थिति में, Cl प्लस की उपस्थिति में, तब H H H H और ये इस तरफ स्थानांतरित हो तो ये माइनस और ये प्लस हो गया। तब आपका जो Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस अभिकर्मक है, इस जगह पर क्या करेगा, इस प्लस वाले में आके जुड़ जाएगा। तो सबसे पहली बात है Cl टूट जाता है Cl प्लस और Cl माइनस में। और अब अटैक किसके द्वारा हुआ, Cl प्लस का अटैक मैं यहां पर दिखाऊंगा, प्लस वाले का दिखाता हूं पहले। तो Cl प्लस जो है इसके नजदीक आया और वो किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाले के साथ, ये प्लस है, और ये माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा Cl, और इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका जो Cl माइनस है वो अब इनके साथ जुड़ जाएगा, ये लीजिए, या जैसा भी लिखना चाहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक Cl इस पर और एक Cl इस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, अभिकर्मक के आने से ये एक तरफ स्थानांतरित हो गया, यानी कि ध्रुव बन गया, द्विध्रुव बन गया। इसी तरह से एल्कीन पर यह क्रिया हो रही है, तो ये देखिएगा HBr Br माइनस, अब Br और इस अभिकर्मक की उपस्थिति में यहां का इलेक्ट्रॉन एक दिशा में शिफ्ट हो गया, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव के साथ Br माइनस जुड़ जाएगा, सॉरी H प्लस जुड़ जाएगा, नेगेटिव के साथ H प्लस जुड़ गया तो CH3 बन गया। ये पॉजिटिव है तो ये आपके Br माइनस बचा हुआ, ये Br माइनस इसके साथ अटैच होगा। तो मैं इसको रिएक्शन को करके दिखाता हूं, पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए। HBr में से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया है, H प्लस और Br माइनस अभिकर्मक का निर्माण हो गया। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया H प्लस की उपस्थिति में। H प्लस की उपस्थिति में तो H प्लस ने क्या किया भाई, बॉन्ड यहां पर H है, ये निगेटिव पर अटैक करके देखो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निगेटिव पर H प्लस अटैक कर गया, H जुड़ गया और ये हो गया अभी पॉजिटिव। अब कौन जुड़ेगा, Br माइनस किस पर अटैक करेगा, प्लस वाले पर, तो H, तो ये Br हो गया और ये CH3 हो गया। ऐसे ये वाला तो मैं बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि अभिकर्मक रहेगा तो कार्बोनिल समूह का, ये कार्बोनिल समूह है, कीटोन या एल्डिहाइड दोनों में मिलता है। तो अभिकर्मक यानी रिएजेंट की उपस्थिति में क्या हो जाता है, अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या बन जाता है, ये C प्लस और O माइनस हो जाता है। यहां पर आंशिक प्लस आंशिक माइनस नहीं लगाएंगे, नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के प्रमुख तथ्य, कुछ बातों को हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए। तो पहला, यह द्विबंध या त्रिबंध पर प्रभावशाली होता है, पाइबंध पर प्रभावशील होता है, इसका मतलब यह हुआ। दूसरा, यह प्रभाव किसी अभिकर्मक की मांग पर होती है, यानी कि यह प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। आवेश का पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि एक भाग धनात्मक एक भाग ऋणात्मक हो जाता है पूरी तरह से, और यह एक अस्थायी प्रभाव है। जैसा कि मैंने कहा कि जब अभिकर्मक की उपस्थिति में हो रहा है तो अभिकर्मक है तभी होगा, अभिकर्मक हटा दिया जाए तो यह प्रभाव निरस्त हो जाएगा। अब हमें जानना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव में क्या अंतर है। अब ये जानो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है जो अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, जबकि ये स्थायी प्रभाव अणु में हमेशा परमानेंट रहता है। मेसोमेरिक प्रभाव भी एक परमानेंट प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है। मैं इसके साथ मेसोमेरिक प्रभाव को डाल लेके चल रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव द्विआबंध या त्रिआबंध युक्त कार्बनिक यौगिकों में देखा जाता है, जबकि ये एकल बंधों में देखा जाता है।
क्या लिखा है, कार्बन श्रृंखला पर विद्युत ऋणी समूह आ जाने पर होता है या विद्युत धनी समूह आ जाने पर, जैसे यानी कि सिंगल बॉन्ड पर देखा जाता है। यह प्रभाव पाई बंध युक्त अणुओं में होगा, जबकि यह बस सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बंध वाले में होगा, सिग्मा बंध युक्त अणुओं में होगा। संयुग्मन की दशा में रहता है ये, जबकि यहां पर संयुग्मन दूरी के साथ साथ यह प्रभाव घटती जाती है। मतलब ये प्रभाव कहां से कहां तक रहेगा, जहां तक संयुग्मन रहेगा, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे घटते जाता है, लगभग 3 या 4 कार्बन तक ये निरस्त हो जाता है। अब देखते हैं क्विज। चलो कुछ सरल प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आपके पास, अमीनो की क्षारीय प्रबलता बढ़ता है, किस आधार पर बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव से, धनात्मक प्रेरक प्रभाव से, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? चलिए जवाब दीजिए, काफी आसान प्रश्न आपके पास। एमिनो की क्षारीय प्रबलता बढ़ती है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव से। स्थायी एवं अधिक शक्तिशाली प्रभाव इनमें से कौन सा है? स्थायी प्रभाव भी होना चाहिए और शक्तिशाली प्रभाव कौन सा है इनमें से? स्थायी प्रभाव बेटा 2 प्रभाव है, ये प्रेरणिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव, ये दोनों स्थायी प्रभाव नहीं है, इन दोनों को छोड़ सकते हो। अब इसमें बोला है कि दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है, तो ये कम शक्तिशाली है, ये अधिक शक्तिशाली है, यानी कि मेसोमेरिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव से किसी पदार्थ की क्रियाशीलता क्या होगा? क्रियाशीलता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती, केवल अम्लीय क्षारीयता ही बढ़ता है, यह परिवर्तित होता है। यहां पर याद रखिए कि अगर कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है किसी अणु में तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अति संयुग्मन। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले याद रखो, आज की क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।